जी, हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री और फ़ख्र बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक आज पूरे मगरबी बंगाल में हम लोग किसानों के कुल हिंद जो किसानों के तंजीम है, पूरे मुल्क के किसानों की जो तंजीम है, उस तंजीम की पुकार पर आज पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। फार्मर बिल्स और 3 कवानीन जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार के द्वारा जो 3 काला कानून गैर कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में बिना राय लिए, बगैर वोट किए जिस तरह से गैर जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट में पास किया गया, उसकी हम मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। और इस बिल के खिलाफ जब से पार्लियामेंट में गैर जमहूरी तरीके से बगैर वोट किए, बगैर राय लिए जिस तरह से तानाशाही और ताकत का मुजाहरा किया गया, उस दिन से हम लोग रास्ते पे हैं। आज भारत बंद और किसानों की हिमायत में पूरे मगरबी बंगाल में ब्लॉक सतह पर, वार्ड सतह पर आज सुबह से धरना, मिचिल, पथसभा, हम लोग इन तमाम फॉर्म ऑफ मूवमेंट, आंदोलन के जितने भी तरीक़े हैं, जुलूस के ज़रिया, पथसभा के ज़रिया, धरना के ज़रिया, एहतजाज के ज़रिया, प्लेकार्ड के ज़रिया, आवाज़ों के ज़रिया, हम लोग सुबह 10 बजे से मुख्तलिफ तरीके से अपना एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। आज 39 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस और पूरे तृणमूल कांग्रेस के परिवार के तरफ से हम लोगों ने एक अज़ीमुश्शान जुलूस का एहतमाम किए थे। काउंसिलर ऑफिस से होते हुए 39 नंबर वार्ड के मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर हवा गली का मोड़ कहते हैं, एक तरफ जहां महात्मा गांधी रोड, दूसरी तरफ जहां सेंटर एवेन्यू और तीसरी तरफ कॉलेज स्ट्रीट, विधान सरानी, जोगलहट्टी, हवा गली और 88B, 90B कटरा का ये नुक्कड़ गंजान आबादी वाला ये मकाम हम लोगों ने तय यहाँ किया कि यहाँ हम लोग जुलूस के अख्तिताम के बाद धरना पे बैठेंगे। और हज़ारों की तादाद में जिन जिन लोगों ने इस जुलूस में आज शामिल हुए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जुलूस का अख्तिताम यहीं पे हुआ और यहाँ अख्तिताम के बाद धरना शुरू हुआ है। अभी अज़ां हुई है इशा की, और अज़ां के बाद फिर ये प्रोग्राम शुरू होगी। ये लड़ाई, ये जद्दोजहद का सिलसिला जारी और बरकरार रहेगा। धरना में जो लोग शामिल हुए हैं, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था, तृणमूल कांग्रेस जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क़यादत में तमाम तंजीमों को लेकर आज का जुलूस, पथसभा, धरना का इनकाद करने के लिए मैं सबों का शुक्रगुजार हूँ। हमारे यहाँ 39 नंबर वार्ड में AI एंटर यूनियन, ऑटो यूनियन, उनके तमाम नुमाइंदे इस जुलूस में शामिल हुए, धरना में शामिल हुए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो तृणमूल कांग्रेस 39 वार्ड कमेटी है, वार्ड कमेटी के तमाम सीनियर रहनुमा, तमाम वर्कर्स इसमें शामिल हुए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर तृणमूल महिला कांग्रेस, तृणमूल यूथ कांग्रेस, तृणमूल छात्र परिषद, तृणमूल SC ST OBC, तृणमूल हिंदी सेल, तृणमूल स्पोर्ट्स सेल,
जय हिंद बाहिनी, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम रहनुमाओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। भी तंजीम है उनके तमाम कारकुनान का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी को बदलना होगा, ये किसान मुखालिफ जो बिल है उसको वापस लेना होगा, और अगर तुम नहीं बदले तो तुमको बदलने का तहरीक शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। तुम बदले तो ठीक, नहीं तो तुमको बदलने के लिए तहरीक हम लोग शुरू किए हैं। और हकीकत यही है कि हुकूमतें आती और जाती हैं, लेकिन अवाम ही हुकूमत बनाती है और अवाम ही उस कुर्सी से नीचे भी उतारती है। ज़रिया 13 रोज़ से वो बुज़ुर्ग किसान, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, ख़वातीन, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के किसान जो 13 दिन से रास्ते पे उतरे हैं, उनके लिए हमदर्दी, इज़हार मोहब्बत और उनके लिए अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी तहरीक में कामयाब हो। और हम उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, हम सब इजहार करते हैं और हम कहते हैं, ऐ मुल्क के किसानों तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐ मुल्क के किसानों तुम अपने आप को तन्हा, तुम अपने आप को अकेला और तुम अपने आप को हमसे जुदा ना समझना। हम सब तुम्हारे साथ थे, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐ मुल्क के किसानों, ऐ मुल्क के किसानों, मायूस होना फितरी बात है, लेकिन मायूसी हम कहते हैं कुफ्र है। मायूस होना तो फिक्र की बात है, फिक्री बात है, लेकिन मायूसी कुफ्र है। आप मायूस ना हो, ये तवा है। तहरीक शुरू होती है बड़ी कठिनाइयों से, फिर तहरीक चलती भी है, उसमें भी बहुत परेशानियां आती है। हम लोगों ने देखा है दिल्ली में बुजुर्गों पर लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस के आंसू छोड़े जा रहे हैं, गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी कमान, वाटर कमान से उन पर हमला किया जा रहा है। ये सर ठंडा में उन्हें लाठी मारा जा रहा है। कई किसान मारे गए हैं, कई किसान लापता हैं। 6-6 बार केंद्रीय सरकार बैठ करके उसको धमकी दे रही है। हमारे किसान के रहनुमाओं पर जो मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसान रहनुमाओं को फोन आ रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है। और यहाँ तक तो ये जो बंगाल में बीजेपी का झंडा लहराने का सपना देखते हैं, विजय वर्गीय ना, क्या नाम है उनका, कैलाश विजय वर्गीय, वो तो कहते हैं ये लोग खालिस्तानी हैं। उन्हें बांग्लादेशी नज़र आता है बंगाल में सब। ये लोग सब बांग्लादेशी हैं, ये लोग सब पाकिस्तानी हैं। और वो जो किसान अपने बच्चों और अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो रास्ते पे उतर के लड़ाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हमारे हिंदुस्तानी किसान भाई हैं, वो न कि खालिस्तानी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एलानिया कहना चाहता हूँ, ये विजय वर्गीय, दिलीप घोष, तुम जिन्हें खालिस्तानी कहते हो, तुम बांग्लादेशी जिन्हें कहते हो, तुम जिन्हें पाकिस्तानी कहते हो, असल में यही हिंदुस्तानी है। और तुम जो है ऐसी राजनीति करते हो सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के लिए। वो कहते ना कि एक लोमड़ी जब उछल करके अंगूर खाने की कोशिश कर रही थी तो उसे अंगूर नहीं नसीब मिला, क्योंकि अंगूर का पेड़ की जो डंटियाँ थी वो थोड़ी ऊंची थी। बड़ा छलांग लगा के अंगूर खाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार जब बेबस हो गया, जाने लगा, तो एक कौवा ऊपर से बोला, क्या हुआ? बोले अंगूर खट्टा है। इन्हें सब पाकिस्तानी नज़र आता है, सब बांग्लादेशी नज़र आता है और सब खालिस्तानी नज़र आता है। राज सिंहासन के लिए, तख्ता हासिल करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे नमरूद चला था। तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे फिरौन चला था। तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे हिटलर चला था। तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे सय्याद चला था। ये बात याद रख लो कि ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते में शुरू कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन अंत में ज़वाल का मुंह देखना पड़ता है।
अंत में शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है। और वो कहते हैं ना, सत्यमब जयते, सच्चाई की जीत होगी। मैं फख्र से कहता हूं हम गांधीवादी हैं, मैं फख्र से कहता हूं हम अंबेडकर के मानने वाले हैं, मैं फख्र से कहता हूं मौलाना आज़ाद, अबू कलाम आज़ाद हमारे रहनुमा हैं, मैं फख्र से कहता हूं ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं हम लोग। मैं फख्र से कहना चाहता हूं कि ये मुल्क मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मुल्क है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं ये मुल्क अबू कलाम का मुल्क है, चैतन्य देव का मुल्क है, विवेकानंद का मुल्क है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं आरएसएस की हार होगी, गांधी जीतेगा, गांधी जी के जीत होगी, नथुराम गोडसे हारेगा, आरएसएस हारेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, आज कहाँ है वाजपेयी जी, आज कहाँ है प्रमोद महाजन, आज कहाँ है, बोलिए जेटली जी कहाँ है? सबको इस दुनिया से जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ल फानी, सबको ख़त्म होना पड़ेगा। मोदी जी की नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा। देखे ममता बनर्जी जी को, ममता बनर्जी ने ऐलानिया कहा उस दिन कि सबकी मौत आनी है, मुझे भी एक दिन जानी है, मैं भी एक दिन चली जाऊंगी। लेकिन मेरे जाने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि ममता बनर्जी जालिम थी, ममता बनर्जी जुल्म करती थी। सबको जाना है, लेकिन जाते जाते इस बात का ख्याल रखना है कि जाने के बाद लोग कहे कि एक अच्छा इंसान जा रहा है, एक अच्छा हिंदुस्तानी जा रहा है। आज मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, किसके स्वार्थ की रक्षा के लिए आप किसान बिल लाए हैं? मुझे बता दीजिए। जब स्वयं किसान, हिंदुस्तान का किसान, बात बात पर आप कहते हैं वोटिंग करा लीजिए। आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों का वोटिंग करा लीजिए। पूरा देश का किसान कह रहा है कि ये बिल वापस लो, फिर आप क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? हिंदुस्तान का 80% लोग इस बिल से मुतासिर होंगे। सिर्फ ये किसान मुखालिफ बिल नहीं है, बल्कि ये अवाम मुखालिफ बिल है, हिंदुस्तानी मुखालिफ बिल है। ये बिल के ज़रिया आलू का दाम, प्याज की कीमत, चीनी, चावल, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आसमान से बातें करेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मुख्तसर में कि दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है किसी पुन्नो, किसान जो अनाज उगाता है वही दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। और आज जब लॉकडाउन के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो आज जो संस्था है, यानी कि कल कारखाने बंद हैं, काम नहीं हो रहा है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये बंद है। लिहाजा चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद है, इनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। वो कौन सा रास्ता? दुनिया का सबसे बड़ा बाजार चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। जो सरमायादार है, अडानी, अंबानी, इन तमाम लोगों की तिजोरियां भर गई हैं। हमारे मुल्क में पिछले 6 साल में, मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुख्तसर ये कहूँगा कि 6 साल में हमारे मुल्क में गरीबों का हाल बुरा हुआ है, गरीब हुआ है, गरीबों की आमदनी कम हो गई है, गरीबों के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हमारे मुल्क में 45 साल का इतिहास टूट गया है बेरोज़गारी में। हमारा मुल्क आज बेरोज़गारों का मुल्क बन गया है। हमारे मुल्क में आज बेरोज़गारी, पूरे कायनात में इतना बेरोज़गार नहीं है जितना हिंदुस्तान में है। 6 बरस के अंदर में हमारे 5.5 लाख कल कारखाने बंद हो चुके हैं। हमारे देश में 1 लाख कल कारखाना बंद होने के कगार पर है। हमारे देश में, मैं ये बात नहीं कहूँगा, आप सुन चुके हैं, साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 12 करोड़ लोगों को रोज़गार देना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं मिला। वो तो छोड़िए, हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। मोदी जी के ज़माने में 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जो लोग रोज़गार करते थे वो लोग अपने रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। ये हालत है। हमारी आमदनी कम हो रही है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे यहाँ तिजारत नहीं है, हमारे यहाँ कारोबार नहीं है, जीना मुश्किल हो गया है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, मध्यम वर्ग परेशान है। लेकिन अडानी का 6 साल पहले आमदनी कितना था? 10 गुना।
20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कई हजार गुना अडानी का आमदनी बढ़ा है, कई हजार गुना मुकेश अंबानी का खजाना भरा है। ये लोग बड़े बड़े लोग और बड़े हो रहे हैं और मेरा हिंदुस्तान का गरीब और गरीब हो रहा है। मोदी जी से हम सवाल करना चाहते हैं, किसके हक में ये बिल लाए आप? किसके भला बहबूद के लिए? अडानी अंबानी के लिए? आप इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको इसका समझ में आएगा। आप कुर्सी के नशे में चूर हैं, आप इक़्तिदार के नशे में चूर हैं, ताकत के नशे में सरोबोर हैं। आप 326 सीट जीत करके आप सोच रहे हैं कि आपने किला फतह कर लिया है। ये बात याद रखिएगा, राजीव गांधी 426 एमपी लेकर के वजीर आजम बने थे इस मुल्क में, 426। कांग्रेस पार्टी का हालत क्या है? राजीव गांधी रहे? नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी है? नहीं है। 426 एमपी लेकर के कांग्रेस सरकार बनाया था। याद रखिएगा, अवाम ही लीडर बनाती है, अवाम ही इक़्तिदार देती है और अवामी इक़्तिदार से हटाती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, मगरिबी बंगाल के ख़ास व आम से इल्तिजा करना चाहता हूँ, अगर आप नहीं जागे, अगर आप नहीं उठे, उठ बांध का कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कितने बाजू कितने सर गिन ले मोदी ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का नौजवान अगर मुत्तहद हो गया तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी और मोदी का आरएसएस पूरा हिंदुस्तान के इस तूफान में, इस अम्फान में नौजवान किसान और हिंदुस्तान के अवाम जब रास्ता पे उतर जाएगा तो ये सैलाब और ये तूफान में मोदी तो क्या, मोदी का सल्तनत तो क्या, पूरा मोदी का कुंभा ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार करो, कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़ाई शुरू होती है लेकिन हम मायूस नहीं होते हैं। लड़ाई इतिहास बनाता है। मुझे गर्व है इस बात का, मैं मिली आलमीन कॉलेज के तमाम तुलबा और तुलबात को मुबारकबाद देता हूँ। जनाब फराद हकीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ भी तहरीक चल रहा था, कई दिनों से लड़कियाँ रास्ते पे उतरी हुई थी। मिली आलमीन कॉलेज का जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कामयाबी मिली है। हमने देखा फराद हकीम साहब वहाँ पहुँचे, ममता बनर्जी ने कहा ये है, हम तो यही चाहते हैं मोदी जी से कि मिली आलमीन कॉलेज का तहरीक। फराद हकीम गए, ममता बनर्जी ने कहा आपका जो डिमांड है हम उसको पूरा जितना तक कर सकते हैं हम करेंगे, आप रास्ते में मत रहो, आप हाथों में कलम लेकर किताब लेकर मिली आलमीन कॉलेज में पढ़ो और तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो, बंगाल के मुस्तकबिल हो, तुम आगे बढ़ो। ममता बनर्जी तुम्हारे साथ है, फराद हकीम तुम्हारे साथ है। हमने ये भी मंजर देखा। वही तो हम चाहते हैं मोदी जी, आप भी आइए, किसानों से बातचीत कीजिए, किसानों को गले लगाइए और किसानों से कहिए आपका जो जायज़ मांग है मोदी पूरा करेगा, आपको गला लगाइए। हम तो चाहते हैं मोदी जी, हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं, उठिए, निकलिए, अमित शाह के घेरे से निकलिए, नड्डा साहब के घेरे से निकलिए, के घेरे से निकलिए। एक सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा वजीर आजम होने के नाते अपने घर से निकलकर जाइए, रास्ते में किसानों को गला लगाइए और गले लगा के कहिए कि मोदी तुम्हारे साथ है, मोदी तुम्हारे हक में है और मोदी तुम्हारा बात सुनेगा और मोदी तुम्हारा मसला हल करेगा। हम तो ये चाहते हैं। हम तो अभी तो वोट का वक्त नहीं है, हम किसानों की हिमायत में आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं। ये धरना मंच, ये आवाज़ आपको शिकस्त दे करके दूसरा वजीर आजम बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप जाके किसानों से बात कीजिए, उनका मसला हल कीजिए। हम वोट के लिए नहीं, हम किसान के लिए चाहते हैं, उनका मसला हल कीजिए। अगर आप मसला हल किए तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर आप बदले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे तो भाई ना होगा कि नहीं। इसलिए आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कि आप किसानों से बातचीत कीजिए और उनकी जायज़ मकासद और हमारा भी पूरे का मुतालबा है किसान बिल वापस लो, क्योंकि ये बिल के ज़रिया प्याज का दाम बढ़ेगा, आलू का दाम बढ़ेगा, साग सब्जी का दाम बढ़ेगा, तमाम चीज़ों का दाम बढ़ेगा। और जब साग सब्जी का दाम बढ़ेगा, तमाम चावल गेहूं चीनी का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का दाम और बढ़ेगा।
डीजल का दाम और बढ़ेगा, और जो इंसान आज ज़िंदगी बसर कर रहा है बहुत तकलीफ से, उसकी तकलीफ बढ़ेगी, उसका दुख बढ़ेगा। ना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अब ये हालत है। अगर ये किसान बिल पास तो हो चुका है, अगर इस पर अमल होना शुरू हो गया तो फिर आमदनी 98 और खर्चा रुपया नहीं, 2 रुपया। आमदनी 98 या खर्चा रुपया, रुपया से अब 2 रुपया हो जाएगा। 8 आना कमाओगे, 2 रुपया खर्च होगा, कहां से लाओगे? तो ये किसान बिल जिसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, ये सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के 80% लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगा, इसमें फाका कसी बढ़ेगा, किसानों का सुसाइड बढ़ेगा, और इस मुल्क में महंगाई जो है, अभी हम कहते हैं कि आसमान से बात कर रही है, ये महंगाई अर्श से बात करेगा। अर्श, आसमान से ऊपर क्या है? अर्श। तो ये महंगाई अर्श से बातें करेगा, और फिर ये हिंदुस्तान धीरे धीरे, मोदी जब थे तो ये हिंदुस्तान था 103 नंबर पर, अभी ये हिंदुस्तान आ गया 127, 28 ना 29 नंबर पर। मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, ये हिंदुस्तान था 103 नंबर पर, पूरा दुनिया में 103 नंबर पे था, अभी पूरा दुनिया में 129 नंबर पर आ गया है। हमसे बेहतर बांग्लादेश है, उसका जीडीपी हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर श्रीलंका है। पाकिस्तान के बाद क्या करें? पाकिस्तान भी जीडीपी में हमसे बेहतर है। मैं चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूं। बांग्लादेश का जीडीपी और बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था से बेहतर है। पाकिस्तान बेहतर है, श्रीलंका बेहतर है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी नीतियों की वजह कर हमारे मुल्क में जीडीपी आज -27 हो गया है। हिंदुस्तान सिर्फ गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि भिखारी मुल्क हो गया है। एक आदमी गरीब है, गुजर बसर कर ले रहा है, लेकिन एक भिखारी है जिसको भीख मांगना पड़ रहा है। गरीब होना अलग है और फुकरा होना अलग है। एक गरीब आदमी है लेकिन भीख नहीं मांगता है। तो हिंदुस्तान गरीब था, अब भिखारी हो गया है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त हमारे देश का कर्ज था, ऋण था 2.5 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश का विदेशी IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या जो वर्ल्ड जो संस्थाएं हैं उनसे जो लोन लिया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, 2.5 लाख करोड़ रुपया हमारे मुल्क में विदेशी कर्ज था। आज कितना हो गया अशफाक साहब? चैनल 10 से आप हैं, 5.5 लाख करोड़, है ना? 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज मोदी जी लिए हैं। तो हमारा देश 6 साल में 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया है। अगर हिंदुस्तान का एक आदमी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2,500 रुपया का कर्जदार था, तो अभी 7,500 रुपया का कर्जदार हो गया। 3 लाख करोड़ रुपया 6 साल में मजीद इजाफा हुआ है स्विस बैंक में। आपने लाने की बात कही थी, यहां तो इजाफा हो गया। 15 लाख रुपया देने की बात कही थी कि हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा। 15 लाख रुपया तो नहीं आया, लेकिन सबके जेब से 6 बरस के अंदर 15-15 लाख रुपया चला गया है। बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, कुकिंग गैस का दाम बढ़ा है, रोजमर्रा इस्तेमाल कोयला का दाम बढ़ा है, लोहा का दाम बढ़ा है, जनाब सोना का दाम। अभी हम कहेंगे सोना, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, जिस वक्त शपथ ले रहे थे 2014 में, यकीन से बोलिए, आपने वो तो चैनल में सोना 52,000 रुपया। आप बोलिए लड़की का शादी में क्या कीजिएगा आप? इमरान बोल रहा था 25,000 रुपया मिल रहा ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी तो दे रही है कुछ भी। अरे बेटी का सोना खरीदने जाइएगा एक भरी, तो पहले 27,000 था, अभी 50,000 है। ममता बनर्जी 25 दे रही है, मोदी 25 ले रहा है। ममता बनर्जी 25,000 दे रही है आपकी बेटी की शादी में। कोई हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कुछ नहीं। जो 18 साल की लड़की हो गई,
चाहे वो कोई भी मजहब से मानने वाली हो, उसका अगर शादी तय हो गया तो आपको 5 दिन पहले, 2 महीना पहले अप्लाई कीजिएगा। 25-25 हज़ार रुपया आपको शादी में मदद कर रही है। एक तरफ ममता बनर्जी मदद कर रही है और मोदी टान रहा है। लड़ी जा रही है, सच जीतेगा, झूठ हारेगा, इंसानियत जीतेगा, फरेब हारेगा, तशद्दुद, मुनाफरत, बर्बरियत हारेगा, इंसानियत, अमन, अखलाक, मोहब्बत, प्यार जीतेगा। गांधी जी जीतेंगे, गांधी जी जीतेंगे, नथुराम हारेगा, टीएमसी जीतेगा, बीजेपी हारेगा, ममता बनर्जी जीतेगी, मोदी हारेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए, इतिहास गवाह है। किसान जीतेगा, अमित शाह हारेगा। किसान जीतेगा, पी नड्डा जी हारेगा, किसान जीतेगा। नरेंद्र मोदी हारेगा, किसान जीतेगा। ये मुल्क, ये हिंदुस्तान जीतेगा, ये देश जीतेगा और ये देश का वासी जीतेगा। ये देश जीतेगा और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी हारेगा। देश जीतेगा। कभी भी इतिहास में व्यक्ति नहीं जीतता है, देश जीतता है। और देश किसान के साथ था, किसान के साथ है और किसान के साथ रहेगा। किसान आप आगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ रहेंगे। दुनिया की हाथ जोड़ के विनती करता है, आओ एकजुट होकर पूरे मुल्क के किसान की तहरीक के साथ ममता बनर्जी की आवाज़ पर चलो हम बुलंद करें। किसान जीतेगा, ममता बनर्जी जीतेगा, तहरीक जीतेगा, आंदोलन जीतेगा, मोदी हारेगा, बीजेपी हारेगा, आरएसएस हारेगा, घमंड हारेगा, तकब्बुर हारेगा। इनको घमंड हो चुका है, हारा है, तकब्बुर हारा है, तानाशाही हारा है, बर्बरियत हारा है, मुनाफरत हारा है। बर्बरी हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है।